नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन चैप्टर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप एवं साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में बात की। मैंने आपको बताया था कि जो साझेदारों के पूंजी खाते होते हैं वो दो प्रकार से रखे जा सकते हैं। पहला मैंने बताया था स्थायी पूंजी खाता और दूसरा मैंने बताया था परिवर्तनशील पूंजी खाता। बच्चों, मैंने ये भी बताया था कि स्थायी पूंजी खाता दो प्रकार से बांटा गया है, स्थायी पूंजी खाता और चालू पूंजी खाता। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्थायी पूंजी खाता और चालू खाता को यदि मिला दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता। इसके पहले हम लोगों ने साझेदारी संलेख, उसकी प्रमुख बातें, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी से आप क्या समझते हैं, स्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर, इन सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और अब जिसका आप सभी लोगों का इंतजार था, सवालों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग करेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन अपना पहला क्वेश्चन करने के पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। काफी सारे बच्चों के डाउट्स हैं, इंक्लूडिंग कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक मैसेज कर डाला कि सर बोर्ड एग्जाम होंगे कि नहीं होगी। अब पता नहीं उनको किस मास्टर ने बताया है या कहाँ से उनको जानकारियां मिल रही हैं, मुझे तो नहीं पता है। बच्चा, बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं होंगे? बोर्ड एग्जाम होंगे और आपके अपने टाइम पे होंगे, मार्च में ही होंगे बोर्ड एग्जाम। और ये सर नई पद्धति क्या है, जैसा कि पेपर में भी निकल रहा है, जैसे कि स्कूलों के द्वारा भी, गवर्नमेंट स्कूलों के द्वारा भी बताया जा रहा है बच्चों को कि दो पेपर होंगे, एक असाइनमेंट के रूप में होगा, असाइनमेंट के रूप में, और एक होगा बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो बच्चा, ये तो अभी भी हो रहा था, बस फर्क क्या हुआ है, बात को समझो भाई। अभी तक क्या चलता था? अभी तक ये चलता था कि जो 80% होता था वो 80% आपका बोर्ड एग्जाम कवर करता था। जो आपका 80% होता था वो बोर्ड एग्जाम कवर करता था, और जो 20% हुआ करता था उस 20% का क्या हुआ करता था? बोले सर प्रोजेक्ट हुआ करता था। आप सबको पता है, आज जिन लोगों ने 11वीं पढ़ा उनको पता है कि 3 विषय का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था, व्यवसायिक अध्ययन, व्यवसायिक अर्थशास्त्र और अकाउंट का, तीनों का। और वहां से आपको 20 में से अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको 19 नंबर या 18, या आपकी अगर कंडीशन अच्छी है तो 20 में 20 भी मिलते थे। जैसे कि प्रीवियस ईयर में भी स्कूलों में जब पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने कुछ बच्चों को 20 में 20 भी दिए थे। मतलब जिन्हें हमें लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बच्चे पढ़ने वाले, वहां पे हम लोग ऐसा कर देते थे। और होता क्या था कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम हुआ करता था, बोर्ड एग्जाम, तो पेपर तो 100 नंबर का ही हुआ करता था, पेपर 80 नंबर का नहीं हुआ करता था। लेकिन इस 100 नंबर से मान लीजिए आपने अगर 90 नंबर पाए, इस 100 नंबर में मान लीजिए अगर आपने 90 नंबर पाए, तो चूंकि यहाँ का 80% ही काउंट होगा। 80% यानी कितना बोले सर? 72। तो 72 नंबर यहाँ के। और मान लीजिए इस सब्जेक्ट में मान लो आपने प्रोजेक्ट में 19 नंबर पाए, तो टोटल आपका हो जाया करता था कितना? बोले सर 9 2 11 7 1 8 9, 91 नंबर आपका टोटल हो जाया करता था। इस तरीके से अभी तक नंबर जुड़े रहे थे। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि पेपर तो कितने नंबर का हुआ करता था? 100 नंबर का ही हुआ करता था। ठीक है। अब इस बार से क्या कर दिया है, हालांकि अभी कब तक लागू रहेगा या आपका पूरा पेपर इसी के हिसाब से होगा, ये तो अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। हालांकि अभी तक की जो न्यूज है अपने पास, अपडेटेड न्यूज है, तो वो क्या है, तो वो ये कर दिया गया है कि जो 70% है इसका असाइनमेंट रख दिया गया है। मतलब जो 30% है अब वहां से काउंट होगा बोर्ड एग्जाम का, यानी ये 30% का क्या होगा? बोर्ड का एग्जाम कराएगा वो। और 70% अब जो होगा वो कहां से निकलेगा? प्रोजेक्ट मान लीजिए या इसी के असाइनमेंट मान लीजिए, एक ही बात है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट एक ही बात है, बस थोड़ा सा इसमें इस बार क्या किया है, परिवर्तन किया है। जो अपन का अभी तक प्रोजेक्ट हुआ करता था उसमें जो कक्षा अध्यापक हुआ करता था, या जो जिस सब्जेक्ट का मेन हुआ करता था टीचर, वो 4 या 5 क्वेश्चन दे दिया करता था, और वो सारे क्वेश्चन वो अपने प्रोजेक्ट में बच्चा लिखा करता था, उसी में से उसको कॉपी चेक करके नंबर दे दिया जाता था, थोड़ा सा उससे पूछ करके वाइवा टाइप में। अब इस 70% के कोर्स के लिए क्या कर दिया है, बात को समझना। इस 70% कोर्स के लिए सरकार ने ये रूल निकाल दिया है कि हर माह 2 टेस्ट होंगे। हर माह 2 टेस्ट होंगे, 15-15 दिन में 2 टेस्ट हुआ करेंगे। 15-15 दिन में 2 टेस्ट हुआ करेंगे। कैसे? बात को समझो। मतलब इस 15 दिन में सारे सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे, पांचों सब्जेक्ट के। पांचों सब्जेक्ट का मतलब हिंदी, इंग्लिश, व्यवसायिक अध्ययन, अर्थशास्त्र और आपका अकाउंट का। और इस 15 दिन भी आपका पांचों सब्जेक्ट का क्या हुआ करेगा? टेस्ट हुआ करेगा। कितने सब्जेक्ट का? पांचों सब्जेक्ट का। और ये जो क्वेश्चन का पूर्णांक रहेगा वो टोटल 100 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का? 100 नंबर का होने वाला है। यानी कि हर माह 2 टेस्ट होंगे जो 5-5 सब्जेक्ट के होंगे और 100-100 नंबर के होंगे। इस तरीके से 6 माह तक लगातार टेस्ट चलेंगे, और कुल मिला के टेस्टों की संख्या होने वाली है 12 टेस्ट आपके होने वाले हैं। कितने टेस्ट होने वाले हैं? बोले सर 12 टेस्ट आपके होने वाले हैं। अब ये टेस्ट में होगा क्या? तो टेस्ट में सरकार ने अभी ये रूल लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने ये कह रखा है
ये कह रखा है कि इसमें हो गया क्या, जैसे 1 सितंबर से उन्होंने कोर्स की शुरुआत मानी है। कब से? 1 सितंबर से उन्होंने कोर्स की शुरुआत मानी है। तो 15 सितंबर को क्या होगा, 15 सितंबर को बच्चों के मोबाइल में क्या आ जाएगा, एक पेपर आएगा। क्या आएगा? एक पेपर आएगा। हालांकि यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सभी बच्चों के क्वेश्चन अलग अलग होंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि जहां मध्य प्रदेश में 12वीं के बच्चे अगर मान लो सपोज 2 लाख भी मानते हैं जो एग्जाम दे रहे होंगे, तो 2 लाख में अब आना कितना है, पहले 15 दिन में पहला चैप्टर ही आना है। फिर तो यूनिट बाय यूनिट कर दिया है, उसके आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। कल हो सकता है लाइव क्लास हम लोग रख दें अजय सर की, जो और भी विस्तार से इसके बारे में बता देंगे। हम मोटे तौर पर आप यहां समझ लो। तो ये मान लो पेपर हुआ, पेपर आपको आपके व्हाट्सएप नंबर में भेजा जाएगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा भेजा जाएगा, और उस पेपर में कुछ क्वेश्चन होंगे जिस क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन क्या होंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो अमित सर के द्वारा अकाउंट में पढ़ाए गए हैं पहले चैप्टर में। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आपको भेजा जाएगा और आपसे नहीं बनेगा। तो आपको किसी भी किताब से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसी नोट से उठा करके लिख देना है, क्योंकि किताब से तो ढूंढ के 90% बच्चे करने वाले हैं, तो वो तो सिंपल सी बात है, उनको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको अपने तरीके से जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ वहां से मिलेगी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको किताब से भी नहीं मिलेंगे, ये सारा कुछ रूल बुक में लिखा हुआ है जो मैं आपको बोल रहा हूं। अब वो क्वेश्चन सर कैसे समझ में आएंगे, वो क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पाठ की व्यवहारिक जानकारी होना आवश्यक है। व्यवहारिक जानकारी का मतलब वही ऑनलाइन क्लासेस में जिन्होंने पढ़ा होगा वही उनका क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो एक तो ये हो गया, 15-15 दिन में ये हुआ करेगा टेस्ट टाइप में। अब रही बात बोर्ड एग्जाम का। बोर्ड एग्जाम कब होगा, जब साथ साथ दिया हुआ 12 टेस्ट होंगे और हर महीने में 2 टेस्ट होने वाले, 6 महीने का आंकड़ा रखा गया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कंटिन्यू टेस्ट होगा और 70% यहां से क्लियर होगा असाइनमेंट के थ्रू। ये 30% का क्या होगा, बोर्ड एग्जाम होगा। यानी बोर्ड एग्जाम तो होगा, तो क्या सर 30 नंबर का होगा? बिल्कुल 30 नंबर का नहीं होगा, एग्जाम तो 100 नंबर का ही होगा। अब सपोज अकाउंट के पेपर की बात करें, चलो, तो अकाउंट का पेपर बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का होगा? बोले सर 100 नंबर का होगा। अब मान लीजिए आपने 100 में से 90 नंबर अगर प्राप्त किए, समझना बात को, आपने अगर 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए तो आपका कितना माना जाएगा? बोले सर 30/100। 30/100 का मतलब क्या हो जाएगा? बोले सर 9×3 = 27, यानी कि आपका 27 नंबर माना जाएगा, क्योंकि 30% ही यहां से उसको लेना है। और बाकी अगर इस अकाउंट का जो 70 नंबर का क्या हुआ था, आपका जो 70 नंबर का असाइनमेंट था, अगर वहां पे मान लीजिए आपने 65 नंबर क्लियर कर लिए, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 7, 5, 12, 6, 2, 8, 1, 9, यानी 92 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा उस सब्जेक्ट में। तो यहाँ तो सबको एवरेज नंबर मिलने वाला है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर प्राइवेट स्कूल का है तो यहाँ पे तो उसको 70 में 68 भी देगा, या 65 भी देगा, 64 भी देगा, या हो सकता है कम नंबर भी दे। गवर्नमेंट का है वहां तो कंपलसरी है कि उसको पास करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर वो असाइनमेंट लिखेगा तो अच्छे नंबर से लिखेगा तो और अच्छे अंक पाने की संभावना है गवर्नमेंट वाले को। अब मैटर लड़ाई यहां पे होगी, क्योंकि इसका एग्जाम होना है, और यहां पे अगर आपने अच्छा कर दिया तो सिंपल सी बात है, यहां तो सभी अच्छा करेंगे, जो नॉर्मल असाइनमेंट भी लिख के जाएंगे उसको भी अच्छा नंबर मिलेगा। मेरिट इस आधार पर तय होने वाली है, समझ गए? तो अभी तक पता नहीं कुछ बेवकूफ ऐसे थे जिनको समझ नहीं आ रहा था, बोल रहे थे सर बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हमारे तो जलवे हो गए। और दूसरी बात, पता नहीं आप लोगों की सोच कैसी है, कुछ बच्चों की, आपको ये नहीं समझ में आता है कि कोरोना इस साल लगा हुआ है। जब आप बीकॉम पढ़ने जाओगे, जब आप एमकॉम करने जाओगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करने जाओगे, तो एग्जाम देने जाओगे, तो सिंपल सी बात है वहां पर भी यही अकाउंट शुरू होने वाली है। तो आप क्या करो, क्या आप अकाउंट पढ़ना बंद कर दोगे? क्या आपको आगे नहीं पढ़ना है? क्या बस 12वीं में प्रोजेक्ट के माध्यम से पास होकर निकल जाना है? क्या बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं देना है क्या इस साल का है? या तो फिर आगे तुमको पढ़ना नहीं होगा, या तो ये प्लान होगा इस साल नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, अगले साल से पढ़ लेंगे। अच्छा, जो अकाउंट इस साल नहीं पढ़ोगे तो अगले साल तुमको समझ में आएगी? कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये तो सरकार की चौचलेबाजी है। मतलब सरकार इतना गिराना चाहती है लोगों को जो शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कुछ शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करना अच्छा उचित यथा उचित नहीं होगा। अब आप कुछ सोचिए कि अगर 70% का जो ये प्रोजेक्ट कर दिया गया है, एक ऐसा बंदा 70, बहुत सारे तो ऐसे बच्चे जो अकाउंट पढ़ेंगे नहीं, जो इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे नहीं, स्टडी पढ़ेंगे नहीं, और क्या करेंगे, किताब खोल करके किसी तरह से लिख के तो जाएंगे, भले अच्छे नंबर ना मिले। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे तो 12वीं पढ़ते हैं कि सप्लीमेंट्री से पास तो हो जाए, सिंपल सी बात, तो वो तो पास हो ही जाएंगे, कुछ भी लिख के चले जाएंगे, तो फेल करना नहीं है। अब सोचो ऐसे बच्चों का क्या भविष्य होने वाला है? होगा भविष्य कुछ नहीं होने वाला है भविष्य, उनका तो भविष्य वैसे ही चौपट है ना। उनको अगर बीकॉम करना होगा तो उनको क्या पता है कि बीकॉम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है, उनको क्या पता है ये सब चीजों के बारे में, रिवैल्यूएशन क्या होता है। उन्होंने तो किताब रख करके लिखा हुआ है, तो अच्छे नंबर भले नहीं है लेकिन पास तो ही गया है, लेकिन उनको इससे क्या मतलब है। और पता है ये सिस्टम अभी क्यों लागू है? 2 रीजन है। पहला रीजन शिक्षक भर्ती, जो ये शिक्षक भर्ती
चल रही है। अगर स्कूल उन्होंने खोल दिया तो शिक्षक मांग करने लगेंगे हमारी नियुक्ति करो, और दूसरा जो संविदा में बेचारे भटक रहे हैं ना, उनकी नियुक्ति करना पड़ेगा। इस कारण से ये सारा मायाजाल चलाया जा रहा। अब आप सोचिएगा, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 1 महीने के अंदर ये रूल बुक चेंज हो जाने वाली है। इसीलिए बोल रहा हूं कि पूरी मेहनत करके पढ़ो, क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल ही नहीं है। आप कहां से बच्चों के, अब आप सतना के बैकग्राउंड एरिया में चले जाओ, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ, जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, सोन नर्मदा घाटी वाले, मैं बात कर रहा हूँ इधर साइड की, थोड़ा सा है ना पूर्व साइड की, तो इन एरियो में जब जाओगे तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे मोबाइल का टावर ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं मिलता है वहां पे। तो लोग बच्चे क्या करेंगे, वो पेपर नहीं देने जाएंगे क्या? तो ये सारी चीजें एकदम अभी केवल और केवल लुभावना है। आगे चल के वही प्रोसेस होगी 70 और 30 वाली। 70% का आपका एग्जाम होगा बोर्ड का, 30% का प्रोजेक्ट या असाइनमेंट होगा। लेकिन अभी फिलहाल यही प्रोसेस है। 15 दिन में आपको कॉपी बनानी पड़ेगी। 15 दिन के अंदर वो जो पेपर आएगा ऑनलाइन के थ्रू आपके व्हाट्सएप में, उस व्हाट्सएप के क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, अपने स्कूल में जाना पड़ेगा, वहां चेक करवाना पड़ेगा, और वो चेक करके वो नंबर उसके अकॉर्डिंग आपका आपके पोर्टल में, मध्य प्रदेश के पोर्टल में आपका नंबर वहां पे क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे कि इस 15 दिन में इसका नंबर इतना आया, उस आधार पर मार्किंग कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखना वहां पर भी चीजें तो आपसे बननी चाहिए। और एक बार फिर से बोल रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम होगा बच्चा, ठीक है? तो अब दोबारा मत बोलना इस तरह की बातें कि बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा। पता नहीं कैसे कहां से इनको न्यूज मिल जाती है। चलो ठीक है, फालतू में मेरे को परेशान करवा दिया, 2-3-4 लोगों का कमेंट मैसेज आया था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, चलो, क्योंकि देखो ये सरकार है, ये आज कुछ बोले कल कुछ होगा। आपको पता है शिवराज सिंह ने अभी कुछ दिन पहले, शिवराज सिंह ने, अब चूंकि हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था, खुद कहा था, किसी के माध्यम से नहीं, कि जो हमारे भांजे भांजियां हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उनका हम प्रमोशन करते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं उनकी लाइफ के साथ, जितने भी कॉलेज में है। फिर क्या हुआ, प्रमोशन की बात आ गई, पूरे कॉलेजों के बच्चों में खुशी की लहर, क्योंकि वो बच्चा तो पढ़ने ही नहीं चाहता। उसको तो पता है कि नहीं भी पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, उससे अच्छा क्या। उनको थोड़ी पता है कि मेहनत करके अगर आप पाओगे तब जाके आप सिलेक्शन या जॉब पाओगे, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो 15 दिन बाद फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला नहीं, हम बच्चों के साथ, भांजे भांजियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनका एग्जाम होगा। अब लोग बच्चे परेशान, एग्जाम होगा तो पढ़ाई चालू कर दी। अगले 1 हफ्ते बाद फिर कमेंट आता है, मैसेज आता है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, कि अब SIS कराया जाएगा, असाइनमेंट लिखवाया जाएगा, और उस आधार पर उनको नंबर मार्किंग करके पास किया जाएगा। तो इनका कुछ भरोसा नहीं है भाई मेरे, ईमानदारी से पढ़ो, अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत करो। अभी कोरोना सितंबर में लगभग वैक्सीन आने ही वाली है। जैसे ही वैक्सीन आई, ये सब खत्म, चीजें उसी तरीके से नॉर्मल फिर चालू हो जाएंगी। फिर ये अभी तो चूंकि सडनली केसेस बढ़ रहे हैं, इसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, इसीलिए मैं ऑथेंटिक चीजें आपको अभी नहीं बता रहा था। ठीक है, कि आपका माइंड फालतू में डाइवर्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। आपका एग्जाम होगा, आपको पढ़ना है, दैट्स इट यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके चलो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला कि आज से हम लोग सवालों की ओर भागेंगे, और आज का अपना पहला क्वेश्चन आपको ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो सर लगा दीजिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान से बच्चा उस क्वेश्चन को मिला लो, आपके क्वेश्चन में होगा वो बुक में। ठीक है, क्वेश्चन लगा भी होगा स्क्रीन पे, तो उसको जल्दी से मैच कर लो। एक बार मैं उसको पढ़े भी दे रहा हूँ। 1 अक्टूबर 2017 को राम मोहन कृष्ण ने कपड़े का व्यापार शुरू किया। 10,000 व 8,000 रुपये पूंजी लगाकर प्रारंभ किया। साझेदारी समझौते के अंतर्गत साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। वह कृष्णा को 300 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने का अधिकार है। फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाएगा। प्रत्येक साझेदार को 250 रुपये प्रतिमाह ब्याज सहित धारण करने का अधिकार है। 31 मार्च 2018 को खाते बंद किए जाते हैं। उस समय लाभ 6,050 था, जो ब्याज व वेतन देने के पूर्व था। पूर्व का मतलब होता है कि ब्याज की भी गणना होगी और वेतन की भी गणना होगी, और यदि यहीं पे पश्चात होता तो ना तो ब्याज की गणना होती ना ही वेतन की। ये सारी बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ। 31 मार्च 2018 को स्थिर पूंजी व परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता व लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। इसका मतलब पहले हमको बनाना है लाभ हानि नियोजन खाता, फिर हमको बनाना है स्थायी पूंजी खाता। ठीक है, और फिर उसी में बोला है परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो अपन बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चा, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे जुड़े हुए हो तो जो भी अपडेटेड चीजें होंगी आपको बिल्कुल बताई जाएंगी, बिल्कुल। मतलब आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि हमारा कैसे सिलेबस चलने वाला है, क्या कैसे है, आपको आपकी स्कूलों से भी जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ स्कूलों से अगर नहीं भी मिल रही है, क्योंकि वहां से केवल एक ही जानकारी मिलती है, कब, जब फीस आपको जब आपसे फीस लेनी होगी, उसके पहले या उसके बाद आपसे कोई भी जानकारी ना वहां से दी जाती है और ना ही ली जाती है। बस जब फीस की बारी आएगी तो आपको मैसेज किया जाएगा कि आपका महीना पूरा हो चुका है फीस वाला,
तो जल्दी से फीस को जमा कर दीजिए। बाकी क्या है कैसे है मैटर नहीं करता, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई का क्या इश्यू है, कहाँ तक नोट्स बच्चों ने बना ली, कोई मैटर नहीं करता। पता नहीं ऐसा बिजनेस इस समय चल रहा है। खैर अपन को क्या करना है, ठीक है, हमें अपना काम करना है। आप लोगों ने हम पर ट्रस्ट करके हमसे बैच को परचेज किया हुआ है। मेरा ये काम है कि मैं रेगुलर क्लास दे सकूं आप लोगों को। और अब तक जब से आप लोगों ने बैच को परचेज किया होगा, मुझे नहीं मालूम, कल जरूर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसके कारण से कल मैं क्लास नहीं ले पाया। बाकी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन क्लास न हुई हो। इंग्लिश की तो कंटिन्यू कल भी थी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ईमानदारी से पढ़िए बस, ठीक है। सरकार जो रूल निकालने दीजिए, उससे कोई मैटर नहीं है भाई, हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये किताब ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े आपको पास कर देने वाली, ठीक है। तो चलिए पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, बोले सर सबसे पहले हमको लिखना होता है बाई बैलेंस बीडी। हम उसी क्रम से करेंगे जिस क्रम से मैंने आप लोगों को पूरा फॉर्मेट बताया हुआ है। बाई बैलेंस बीडी का मतलब बच्चा क्या होता है कि वर्ष के अंत का लाभ, और वर्ष के अंत का लाभ कितना दे, वो 6050 था। कितना था, 6050। अच्छा एक चीज यहाँ पे लिख लो, फॉर द ईयर एंडिंग दिया हुआ है, कितना दे वो, बोले सर 31 मार्च 2018। यानी जो खाते हैं कब बंद किए जाते हैं, बोले सर 31 मार्च 2018 को। लेकिन पॉइंट भी नोट, यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है। नोट करने लायक है कि जो शुरू हुए हैं खाते वो 1 अक्टूबर को हुए हैं। कब शुरू हुए हैं, 1 अक्टूबर को। इसका मतलब जो व्यापार शुरू हुआ है वो कब शुरू हुआ है, बोले सर जो व्यापार शुरू हुआ है वो हुआ है 1 अक्टूबर को। और खाते अपन को बनाना कब है, बोले सर खाते बनाना है हमको 31 मार्च 2018। इस प्रकार से अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि हमें जो खाते हैं वो 6 महीने का ही बनाना है। भाई 1 अक्टूबर को व्यापार शुरू हुआ, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने का ही हमको खाता बनाना। इस बात से सहमत हो ना, खाता हमें पूरे साल भर का नहीं बनाना, खाता हमको केवल 6 महीने का ही बनाना। इस बात से तो आप सभी सहमत हो ना, ठीक है। चलो अब बात को समझो आगे। फिर दिया हुआ है साझेदारों की पूंजी पर 10% ब्याज है। और क्वेश्चन में यहाँ पे बताया भी होता है कि जो फर्म का लाभ है 6050, वो वेतन एवं ब्याज देने के पूर्व था, मतलब यहाँ पे गणना जरूर होगी। तो यहाँ पे अपन को क्या कर लेना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेहनत से बच्चा, ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर तक ये सारी चीजें तुमसे बने। आगे जाके आप बीकॉम करोगे तो भी आपको ये चीजें मिलेगी। आगे चलकर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करोगे या कहीं पे भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाओगे तो आपको यही करना पड़ेगा। तो पढ़ के जाओ ना यार। अब क्या इंग्लिश की ग्रामर जो पढ़ाई जा रही है वो इन फ्यूचर काम नहीं आएगी क्या, वो तो पूरे लाइफ तुमको काम आने वाली है, ठीक है। चलो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना दिया हुआ है, बोले सर नाम है राम और कृष्ण के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख दो राम और यहाँ पे क्या लिख दो कृष्ण, ठीक है। और चलो उनकी पूंजी निकाल लेते हैं, पूंजी पर ब्याज निकाल लेते हैं। पूंजी तो दी हुई है, पूंजी दी हुई है 10,000 और 8,000, यानी राम की पूंजी है 10,000 और कृष्ण की पूंजी है 8,000। पूंजी पर ब्याज लगाना है, ब्याज का रेट दिया हुआ 10/100। कितना दिया हुआ, 10/100। इस हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो इसकी पूंजी निकलेगी 1,000 और इसकी पूंजी निकलेगी 800। वास्तव में ये पूंजी नहीं है, पूंजी पर क्या है, ब्याज है। पूंजी तो पहले ही थी 10,000 और 8,000, तो पूंजी पर ब्याज कितना आ गया, बोले सर 1,000 और 800। लेकिन 1,000 और 800 हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 500 और 400। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर आपने 500 और 400 क्यों लिखा। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि 1,000 जो ब्याज होगा वो तो पूरे 1 साल का होगा। 1,000 जो ब्याज होगा वो तो पूरे 1 साल का होगा, जबकि हमारा जो व्यापार है वो 6 महीने चला। और मैं जब यहाँ पे आपको बता रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने आपको बताया था कि जितने महीने का ब्याज होगा उतने ही महीने के यहाँ पर ब्याज देंगे। तो इसलिए हमने 500 लिखा और हमने क्या लिखा, 400 लिखा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, बोले सर टोटल लिख दिया मैंने 900। अगर मान लीजिए ये व्यापार, बात को समझो, अगर मान लीजिए ये व्यापार पूरे साल का चलता तो सिंपल सी बात है अपन 1,000 और 800 ही लिखते हैं। लेकिन साफ साफ दिया हुआ है कि जो व्यापार की शुरुआत है वो 1 अक्टूबर को हुई है, जो राम और कृष्ण ने मिलकर शुरू किया था, और व्यापार बंद कर दिया गया 31 मार्च को, यानी 6 महीने ही व्यापार चला। और यदि 6 महीने चला तो 6 महीने तक का ही क्या लगने वाला है, पूंजी पर ब्याज लगने वाला है। उसके बाद यदि आगे बात की जाए तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि कृष्णा को 300 रुपया प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। वेतन पाने का अधिकार है यानी सैलरी मिल रही है, और सैलरी मिल किसको रही है, बोले सर सैलरी मिल रही है कृष्णा को। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरी कृष्णा की कितनी है, बोले सर 300 रुपया, लेकिन प्रति माह है। मैंने आपको बताया था कि यदि माह या मासिक शब्द दिया हो तो गुणे 12 करते हैं, लेकिन गुणे 12 तब करेंगे जब व्यापार साल भर चलाओ, क्योंकि व्यापार ही 6 महीने चला है। तो सिंपल सी बात है, हमें वेतन भी कितने महीने का देना है, बोले सर 6 महीने का देना है। तो कितना आ जाएगा, बोले सर 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, बोले तो 1800 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाएगा।
यानी जो अनुपात होगा वो क्या होगा बोले सर, समान होगा। और अगर दो साझेदार है तो उनका अनुपात 1:1 होगा। ये क्या है, ये जो लाभ आएगा लाभ हानि नियोजन खाते का, या हानि आएगी उसकी बांटने की बात की हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है प्रत्येक साझेदार को 250 रुपया प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। ये जो 250 रुपया प्रति माह है ये आहरण है, गलती मत करना, यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, उसको लगता है 250 रुपये प्रति माह ब्याज है, ब्याज नहीं है, ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है, यानी 250 रुपये प्रति माह आहरण है, ब्याज के बारे में अधिकार है, लेकिन रेट तो दिया होना चाहिए। जबकि साफ साफ आप देख पा रहे हैं कहीं पे भी रेट दिया हुआ नहीं है, और नहीं आहरण पर ब्याज निकाल के दिया। और हम सबको पता है यदि आहरण पर ब्याज का रेट नहीं दिया, आहरण पर ब्याज निकाल के नहीं दिया, केवल अगर आहरण दिया हुआ तो यहाँ पर गणना होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल आहरण पर ब्याज की गणना होती है। ये सारी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आगे और भी कुछ है, बोले सर कुछ नहीं है, तो बस कुछ नहीं है तो इसको जल्दी से यहीं पे स्टॉप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसको जोड़ दीजिए, किधर का योग ज्यादा आएगा, बस इसको जोड़ने में इधर का योग ज्यादा आएगा, ये आएगा 6050। कितना आएगा बोले सर, ये आएगा 6050, और यहाँ पे अपन इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब अगर टू भी है तो प्रॉफिट है, और अगर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते तो बाई का मतलब क्या होता है बोले सर, लॉस होता है, ठीक। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाते का जो लाभ होगा वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, वो पूंजी खातों में किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 2700 आया है और ये 6050, तो बस कुछ नहीं करना बच्चा, 2700 के इसको अपन माइनस कर देना है, 0 5 10 में 7 गए 3, 6 में 3 गए 3, 3350 आ गया। बच्चे कितना आ गया, 3350। अब ये 3350 कहाँ से आ गया, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3350 कहाँ से आ गया। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, 6050 में से मैंने 2700 को घटा दिया है, तो 3350 के आगे हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट मतलब लाभ हानि नियोजन खाते का लाभ आ गया। आगे अपन को करना क्या है कि इस 3350 को बांट देना है किन में, साझेदारों में, और साझेदार तो दो ही हैं, राम और कृष्ण। किस अनुपात में, आप सबको पता है कि लाभ हानि नियोजन खाते से जो लाभ होता है उसे या तो पुराने अनुपात में बांटा जाएगा, या तो समान अनुपात में बांटा जाएगा, या तो दिए गए अनुपात में बांटा जाएगा। हम सबको पता है कि यहाँ पे अनुपात दिया गया है बराबर बराबर, तो 3350 को बराबर बराबर बांटोगे तो 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी 1675 आने वाला है। कितना आने वाला है बोले सर, 1675 आने वाला है। अच्छा यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया, लाभ हानि नियोजन खाता बनके तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहीं पे अपन पार्टनर्स कैपिटल भी बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाएंगे उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो पार्टनर्स कैपिटल तो इसमें अगर बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी क्या, एक सेकंड थोड़ा सा इसको चेक आउट कर लेते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अलग अलग अपन को बनाना है। स्थायी पूंजी खाता अलग अपन को बनाना है, और परिवर्तनशील पूंजी खाता अपन को अलग बनाना है, और स्थायी पूंजी खाते में भी जो चालू खाता है उसको भी अपन को अलग से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाइए, तो दोनों को अपन को अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं। चल यहाँ पे लिख दिया अपन ने फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यानी कि स्थायी पूंजी खाता भाग फर्स्ट, क्योंकि इसमें चालू खाता भी आता है। तो स्थायी पूंजी खाते में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं बोले सर, बाई बैलेंस बीडी, और ना सर सबसे पहले वरना सबसे अंत में भी ये लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ लिखा जाना होता नहीं है स्थायी पूंजी खाते में। तो ये कितना दिया उनकी पूंजी, बोले सर उनकी पूंजी दी है 10,000 और 8,000, तो यहाँ पे हमने लिखा 10,000 और यहाँ पे हमने क्या लिखा 8,000। आप सबको पता है ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 10,000 8,000, इसको यहाँ से आपको टोटल कर देना है। टोटल क्यों कर देना है, आपको कहानी पता है कि स्थायी पूंजी खाते में केवल और केवल किसका लेखा होता है, बोले सर स्थायी पूंजी खाते में केवल और केवल, स्थायी पूंजी खाते में केवल और केवल पूंजी का ही लेखा होता है। किसका लेखा होता है, बोले सर स्थायी पूंजी खाते में केवल और केवल पूंजी का ही लेखा होता है। और इसीलिए हमेशा इसका जो शेष आया करता था वो कैसा शेष आया करता था, बोले सर जो शेष आया करता था वो हमेशा क्रेडिट शेष हुआ करता था। ये डेट का कॉलम है, मैंने लिखा नहीं है, आप समझ सकते हो, ठीक है। किसका शेष आता था, बोले सर हमेशा शेष जो आता था वो क्रेडिट शेष ही आता था। एक बार सर चेकआउट कर लीजिए, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये 10,000 और 8,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्लियर है, 10,000 और 8,000 दिख रहा है, ओके ये भी दिख रहा है 10,000 8,000, यहाँ पे भी क्लियर है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला बन गया पूंजी खाता, स्थायी पूंजी खाता, ओके ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल के बाद एक करंट कैपिटल अकाउंट है, करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और फिर आपका क्या होगा परिवर्तनशील वेरिएबल, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसको जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग अलग सब चीजें पूछ लिया है, इसलिए अपन सारी चीजें अलग अलग यहाँ पे कर रहे हैं, ओके बेटा, चलो ठीक है। तो इसको यहाँ से इरेज करते हैं,
और अपन बनाते हैं करेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर करेंट तो पूछा नहीं है, केवल बोला स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील। भाई स्थायी पूंजी खाता अगर बोल दिया तो स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत ही तो परिवर्तनशील पूंजी खाता और स्थायी खाता आता है ना भाई। स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत ही तो स्थायी पूंजी खाता और चालू खाता आता है। तो स्थायी पूंजी खाता तो अपन बना चुके हैं, लेकिन अपन ने परिवर्तनशील पूंजी खाता नहीं बनाया हुआ और नहीं अपन ने चालू खाता बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हो, अगर अपन ने परिवर्तनशील पूंजी खाता बना दिया तो उसमें दोनों ही समाहित हो जाएंगे। तो अपन स्थायी पूंजी खाता तो बना ही चुके हैं, अब सीधे अपन बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? परिवर्तनशील पूंजी खाता। क्या है? वेरिएबल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्थायी पूंजी खाता नहीं है बच्चे, ये स्थायी पूंजी खाता बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम लोग बना रहे हैं, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाते से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे डेट डाल दिया, यहाँ पे हो जाएगा ये पार्टिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा राम, यहाँ पे हो जाएगा कृष्ण, यहाँ पे हो जाएगा डेट, यहाँ पे हो जाएगा राम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, ऊपर क्या लिखने की जरूरत है क्या? चलो, फ्लक्चुएटिंग मेथड से है ये परिवर्तनशील पूंजी खाता। ठीक है, इसी को वेरिएबल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर डेट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर पार्टिकुलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे आ जाएगा राम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे आ जाएगा कृष्णा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे आ जाएगा डेट, बोले सर यहाँ पे फिर आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे पार्टिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा राम और यहाँ पे क्या आ जाएगा कृष्णा। ठीक है, ये अपन फ्लक्चुएटिंग मेथड से लगा रहे हैं। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी खाते के आधार पर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने स्थायी पूंजी खाते के आधार पर पूंजी खाता तैयार किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबको पता है कि सारी चीजों को लिखा होगा। पहले तो बाई बैलेंस बीडी ही लिख लेते हैं, बाई बैलेंस बीडी ही लिख लेते हैं, जो कितना था, जो था 10,000 और 8,000। कितना था? 10,000 और 8,000। आगे आप सबको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बोले सर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी बातें बच्चा बताई जा चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना निकला था, बोले सर निकला था 500 और 400। तो यहाँ पे बच्चा लिख दो 500 और यहाँ पे आप लिख दो कितना, 400। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो लाभान्योजन खाते का क्या आया था, प्रॉफिट एंड लॉस आया था, कितना आया था, बोले सर ये आया था 1675 और ये आया था 1675। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ आया था ना 1675। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लाभ हानि नियोजन खाते का जो लाभ आता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? वो साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तो बच्चा याद रखना, वो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या होता है, डेबिट नहीं क्रेडिट होता है। मैंने क्या बोला, लाभ हानि नियोजन खाते में जो लाभ आता है, लाभ हानि नियोजन खाता हमने बनाया था 1675 यानी 3350 लाभ आया था, और वो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या हो रहा है, क्रेडिट। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो इस बात को भी याद रखना। और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि लाभ हानि नियोजन खाते में यदि जो हानि होती है वो साझेदारों के पूंजी खाते में कहाँ जाती है, तो याद रखना वो डेबिट होती है, वो यहाँ आती है। अगर हानि होती तो चूंकि लाभ होता तो वो इसलिए बाई साइड है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, चलो, क्योंकि आपका जब वो 30% वाला पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का, वो 100 नंबर का ही होगा, वो 30 नंबर का नहीं होगा। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं इस चीज को लेकर के, यही मैं उनको बता रहा हूं। जैसे अभी तक पेपर क्या होता था, 80% ही जुड़ता था, लेकिन पेपर 100 नंबर का होता था और 100 नंबर का 80% लिया जाता था। तो पेपर इस बार भी 100 ही नंबर का होगा बच्चा, बस वहां से 30% लिया जाएगा, वो अभी के अकॉर्डिंग। अब उसमें डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है ना, इन फ्यूचर कोरोना काल को देखते हुए, लेकिन अभी का जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो पेपर 100 नंबर का ही होगा और पेपर मार्च में ही होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और ऑफलाइन होगा, मतलब आप परीक्षा केंद्रों में जाकर पेपर देंगे। ठीक, भ्रमित में मत पढ़ो, पता नहीं कौन कौन लोग कहां से लेके आते हैं। पूरा पढ़ा तो करो, अगर कोई नोटिस मिला करता है उसके बारे में तो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे लिखा हुआ ना शिक्षक से अपने गुरुजनों से पूछना, इसलिए मैंने बता दिया आपको। चलो, सैलरीज कितनी आ गई, बोले सर 1800 केवल कृष्णा की थी, तो कृष्णा के कॉलम में मैंने लिख दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे लेकिन एक चीज और दी हुई है, क्या, ड्रॉइंग दी हुई है। सर यहाँ पे दो चीजें आती थी, क्या क्या, बोले सर एक आती थी ड्राइंग और एक आती थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आता था, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, तो इसलिए उसको अपन लेखा करेंगे नहीं। टू बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, जो सीएस आएगा उसकी अपन बात कर रहे हैं। अब बात को समझो, यहाँ पे ड्राइंग के बारे में दिया हुआ था कि 250 रुपया प्रति माह
प्रत्येक साझेदार निकालता है। ध्यान से क्वेश्चन देख लो, कितना 250 रुपये प्रति माह प्रत्येक साझेदार। और कितने महीने निकालेगा, बोले सर 6 महीने। तो 6 महीने राम ने कितना निकाले, बोले सर 1500। और कृष्ण ने कितने निकाले, बोले सर 1500। भाई 250 रुपया प्रति माह निकाले हैं और 6 महीने तक ही निकाले होंगे, तो कितना निकाल लिया होगा, बोले सर 1500 निकाल ली होंगे। तो 1500 राम ने निकाले और 1500 कृष्ण ने निकाले। अब बस कुछ नहीं करना है, इनको जल्दी से जोड़ दो। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 5 11, ये हो जाएगा 1 1 2 और ये हो जाएगा 12,175। इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 8 6 14 4 18, ये हो जाएगा 1 2 8 2 10 1 11, 11,875। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 12,175 और 11,875 आ गया। अब इस 12,175 में 1500 घटा दो, तो 12,175 में क्या घटाना, बोले सर 1500 रुपये घटा दीजिए। तो यह जाएगा 5 7 11 5 गए 6, 2 में 2 गए 0, 10,675। कितना आ गया, बोले सर 10,675। इसकी अगर बात की जाए तो 11,875 में अपन को 1500 माइनस कर देना है, तो इसका क्या आ जाएगा, बोले सर 5 7 8 में 5 गए 3, 1 में गए 0, ये कितना आ जाएगा, बोले सर आ जाएगा 10,375। 10,375 क्लियर है यहाँ पे। 10,675, 10,375, 12,175 और यहाँ पे आ जाएगा 11,875। अब जाकर के कहीं आपका ये पूरा सवाल क्या होता है बच्चा, कंप्लीट होता है। अब अगर इसमें अलग से तुमको करंट अकाउंट बनाना था तो क्या करना था, बस करंट अकाउंट में इसका लेखा नहीं करना था, बाकी चीजें इसी तरह चलती। ये होता करंट अकाउंट में, बिल्कुल होता, आप सबको पता है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता व लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो मैंने स्थिर पूंजी खाते के आधार पर भी आपको पूंजी खाता बना के दिखाया और मैंने आपको परिवर्तनशील पूंजी खाते के आधार पर भी लाभ हानि, परिवर्तनशील पूंजी खाते के आधार पर भी पूंजी खाता बनाकर आपको दिखाया। और लाभ हानि नियोजन खाता तो हम लोग बना ही चुके थे, जहां पे 1675 और 1675 आ चुका था। मुझे नहीं लगता कि बच्चा आपको कोई भी समस्या यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। हाँ, ये सीडी क्या होता है, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, शेष आगे जाएगा। मतलब इन सबको हमने जोड़ा और यहाँ पे जितना होगा घटा देंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 12,175 सीडी होता, 11,875 क्या होता, बोले सर ये होता आपका सीडी। चूंकि यहाँ पे थी इसलिए मैंने इसको घटा दिया। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा और तीसरा अभी अपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब देखो ये मत पूछना। अब आप इतने दिन से मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि हम चीजें तो सीक्वेंस के हिसाब से ही करते हैं। और जैसे ही मैंने दूसरा तीसरा आपको अभी पढ़ाया वैसे ही आपके मन में हजारों प्रकार के डाउट्स आने लगेंगे। ठीक है, तो अभी अपन दूसरा तीसरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं सकता कि क्वेश्चन को लगाए नहीं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, सही समय पे आने पे लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो तो लगा दीजिए सर। आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ खासियत होगी उन क्वेश्चनों में, इसलिए उनको अभी यहाँ पे नहीं लगवाया, क्योंकि वहां पे जो अभी तक हम लोग रूल लगा रहे हैं वहां पे मध्य में निकाल दिया गया है पैसा लाभ, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग है, इसलिए आप दूसरा तीसरा अभी के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनके लिए जगह छोड़ दीजिए। मतलब क्या है सर, मतलब यह है कि वो क्वेश्चन बताया तो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अभी नहीं बताया जाएगा, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद मैं उनको फिर से बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से आपकी स्क्रीन पे लग गया होगा, आप उसको जल्दी से मैच कर लीजिए कि आप में क्वेश्चन क्रमांक किसमें है, क्योंकि ये हो सकता है कि क्वेश्चन क्रमांक चेंज हो सकता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहां पे लिख दो फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो इसमें फॉर द ईयर एंडिंग दिया ही नहीं है, कब खत्म होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात अपन को है नहीं। जब दिया ही नहीं है तो हमको भी खत्म नहीं करना। ठीक है, ओके। अच्छा, इंक नहीं चल रही है, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इंक डाल लूं, है ना। गर्मी है ना तो इसलिए इंक भी सूख जाया करती है। 1 सेकंड। चल, हाँ, तो किसकी बात हो रही है, हाँ फॉर द ईयर एंडिंग नहीं था तो मैंने इसको नहीं लिखा। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, अब यहां पे लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। यहां पे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर
अमाउंट, ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, बहुत ही आराम से समझना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, क्वेश्चन अच्छा पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लो जल्दी से। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 10,000 तथा 4,000 है। उनकी पूंजी कितनी है, बोले सर 20,000, 10,000 और 4,000 है। यानी एक्स वाई जेड की पूंजी दी हुई है कितनी, बोले सर एक की दी हुई है 20,000, दूसरे की दी हुई है 10,000 और तीसरे की दी हुई है कितनी, बोले सर 4,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 20,000, 10,000 और 4,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है उनकी पूंजी पर 5% ब्याज पाने का अधिकार है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। पूंजी पर ब्याज का प्रावधान प्रबंध करने के पहले वर्ष का लाभ 1,100 रुपया था, यानी बाई बैलेंस एबिलिटी तो यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर दिया हुआ है तो इसको तुरंत अपन लिख लेते हैं। ये वर्ष के अंत का लाभ है जो कितना दिया हुआ है, 1,100 रुपया दिया हुआ है, और पहले था यानी सबकी गणना होगी जो भी यहाँ पे मध्य होंगी। फर्म की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए, यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तथा लाभ हानि बराबर बांटे जाते हैं। यानी जो लाभ हानि है वो किस अनुपात में बटेगा, बोले सर बराबर अनुपात में बटेगा, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एक किस लाभ हानि की बात किया करेगा, जो इस लाभ हानि नियोजन से लाभ या हानि आएगा, जरूरी नहीं लाभ है हानि भी आएगा, तो बराबर अनुपात में ही बांटेंगे अपन। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे केवल एक ही मत दी हुई है, वो केवल दिया हुआ है क्या, वो केवल दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर एक ही दी हुई है तो एक ही अपन लिख लेते हैं, जरूरी थोड़ी अगर वेतन नहीं दिया हुआ तो वेतन को कहीं से खींच के लाएंगे। भाई नहीं दिया तो नहीं लिखा, जरूर थोड़ी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, भाई नहीं लिखा तो नहीं लिखा, एक्स वाई और जेड। अच्छा इनकी पूंजी कितनी दी है, बोलते इनकी पूंजी दी 20,000, 10,000, 4,000, 5% लगाना है तो 20,000 का 5% कितना निकलेगा, बोले सर इसका आ जाएगा 1,000, इसका निकलेगा 500 और इसका निकलेगा 200। कैसे आया, बोले सर ये 20,000 रुपया था, 20,000 का 5% अपन ने निकाला तो कितना आ गया, बोले सर ये आ गया 1,000, और जब 10,000 रुपया का 5% अपन ने निकाला वाई के लिए तो कितना निकला, बोले सर 500, और वो कितना निकला 200। अब आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से आप पूछ सकते हैं कि सर इसको आपने 6 महीने का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं है, तो अपन ये मान लेते हैं कि पूरे साल का ये खाता बना होगा। बच्चा याद रखना, जहां पर लिखा होगा कि 6 महीने का तैयार किया गया, वहां पे तो साफ साफ था ना कि 1 अक्टूबर को व्यापार चालू किया और 31 मार्च को बंद कर दिया, 6 महीने का व्यापार हुआ, इसलिए वहां पे किया। यहाँ पर डेट लिखी हुई नहीं है तो अपन को यही मानना है कि पूरे साल व्यापार चला होगा, तो पूरे साल का मैंने क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। तो ये कितना आ गया, बोले सर ये आ गया 1,700 रुपया। अब ना तो सैलरी है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना ही कमीशन है, ना ही ब्रोकरेज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनके तैयार हो चुका है, क्योंकि इसका योग ज्यादा है, इसका योग कम है, तो इस बार जो अंतर का रकम आएगा वो क्या आएगा, लॉस आने वाली है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, बोले सर 600। ये 600 कहां से आ गया, बोले सर इस 1700 में 1100 अपन ने घटा दिया और बांट दिया एक्स वाई जेड में। अब आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे भी आया था तो आपने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा था, और यहाँ पे भी आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, पता कैसे चलेगा कि लाभ है कि हानि। सिंपल सी बात है, अगर बाई में क्रेडिट है और टू में अगर डेबिट है तो सिंपल सी बात है, अगर बाई आया मतलब डेबिट से आया, मतलब है तो इधर का ज्यादा, सिंपल सी बात है, तो वो हानि होगी, और अगर इधर आया तो सिंपल सी बात है वो लाभ होगा, क्योंकि इधर अगर संख्या आई है इसका मतलब क्या है कि लाभ हानि नियोजन खाते में ये हानि होती है और ये आय होती है, ये लाभ होता है। तो इन सबको अगर हमने जोड़ा और इसके घटाया, अगर ये कम है तो सिंपल सी बात है ये तो हानि आई होगी 600 पे। क्वेश्चन ने दिया हुआ था इनको बराबर और बराबर बांटना है, क्योंकि 3 साझेदार थे, मतलब 1:1:1, यानी 200 इसको दे दिया, 200 इसको दे दिया और 200 इसको दे दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था। अब देखिए क्वेश्चन ने क्योंकि बोला हुआ है कि आवश्यक लेखे कीजिए, और जब बात आवश्यक लेखे की होती है तो इसका मतलब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आवश्यक लेखे में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आता है। अब आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा बनाना किसका है, तो याद रखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि स्थायी पूंजी खाते के आधार पर पूंजी खाता तैयार करिए। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि पूंजी खाता बस बोलेगा एग्जाम में बनाने के लिए, और पूंजी खाते का मतलब केवल और केवल होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता आपको बनाना है। कैसा पूंजी खाता आपको बनाना है, बोले सर परिवर्तनशील पूंजी खाता आपको बनाना है। एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिया रहेगा, वैसे भी आपको धीरे से पता चल जाएगा किस तरीके से एग्जाम में दिया रहेगा। तो एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए, और वो जो साझेदारों का पूंजी खाता तैयार होगा वो कैसा होगा, बोले सर वो परिवर्तनशील पूंजी खाता होगा। क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, आपको समझना पड़ेगा कि यदि पूंजी खाता बोला है तो हमको यही तैयार करना है। आप गलती से स्थायी पूंजी खाता मत लगा के चले आना, वरना फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पूंजी खाते का मतलब यही होता है। तो इधर अपन को सबसे पहले क्या लिखना है, बोले सर सबसे पहले लिखना है बाई बैलेंस बीडी, और बाई बैलेंस बीडी यानी साझेदारों की पूंजी कितनी थी,
बोले सर इसकी दी है x की 20,000, इसकी कितनी दी है बोले सर 10,000, और इसकी कितनी दी है बोले सर इसकी दी है 4,000। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। आगे अगर बात की जाए तो क्या दिया बोले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बोले सर ये है 1,000, ये है 500, और ये कितना बोले सर ये 200 है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या देगा बोले सर यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस है, और आप सबको पता है कि यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से लॉस आया तो 2 में आएगा। कितना है बोले सर ये 200 है, 200 है और 200 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कहीं पे भी ड्राइंग लिखी हुई है तो हमने पूरे क्वेश्चन को पढ़ा ध्यान से, और कहीं पर भी ड्राइंग नहीं लिखी, और यदि ड्राइंग नहीं लिखी हुई है तो बिल्कुल भी अपन को लिखने की भी आवश्यकता वहां पर नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है बोले सर कुछ नहीं करना, इसको धीरे से प्लस कर लीजिए। इसको हमने प्लस किया तो ये कितना आ गया बोले सर ये आ गया 21,000। इसको हमने प्लस किया 10,500, इसको हमने प्लस किया तो 4,200 है। 21,000 में 200 को अगर अपन घटाएंगे तो सिंपल सी बात है ये क्या आ जाने वाला है, ध्यान से समझो। 21,000 में अगर 200 को अपन घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20,800, और अगर 10,500 में से 10,200 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10,300, और अगर 4200 में से 2,200 घटाएंगे तो 4,000 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा CD आ जाएगा। अच्छा ये CD कैसे आ जाता है ये तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये CD कैसे आ जाता है ये सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलो भाई। सिंपल सी बात है, CD का मतलब है कि इन सभी को जोड़ देना है और इनसे घटा देना अगर कुछ है, जो घटाने के बाद जो आएगा वो CD ही कहलाएगा, ठीक है। अब देखो तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहला बताया और क्वेश्चन नंबर चौथा बताया। कल हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, और कल ही हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। कल की क्लास थोड़ा सा बड़ी रहने वाली है, बड़ी इसलिए रहने वाली क्योंकि कल हम लोग 4 क्वेश्चन लगाएंगे। आज सर क्यों नहीं लगा रहे 4 क्वेश्चन, क्योंकि आज मैंने लगा करके चीजों को छोड़ा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि सवाल किस तरीके के हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने प्रोफार्मा तो याद किया हुआ है, लेकिन सवाल किस तरीके पूछे जाते हैं, हमको करना किस तरीके से है, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। अभी नोट्स में मत लिखना, केवल पहला लिख लेना, और अभी कल का इंतजार और कर लेना, क्योंकि कल हम लोग दूसरा, तीसरा और 5वां 6वां भी पढ़ लेंगे, तो वो चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। फिर आप 1 से लगाकर 6 तक कल कंप्लीट कर सकते हो, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आगे अपन करते जाएंगे, ठीक है। आज का मेरा लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप सब लोगों की एक बहुत गंदी आदत है। गंदी आदत ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि वीडियो कैसा लगा। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करो, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो उसके बारे में भी कमेंट करो, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि आप लोगों को अकाउंट समझ में ही नहीं आ रही है। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, बहुत ही सिंपल सा है, आप सबको बताया जा चुका है कि कहाँ क्या चीजें आती हैं। उसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो बिल्कुल हमसे पूछना मत भूलिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, वहां पे कमेंट करके आप एनी क्वेश्चन को एनी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, और कल हमारी क्लास नहीं हो पाई उसके लिए सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बड़ा सॉरी। ओके, गुड नाइट।